25 जनवरी 1968 सुबह के 12:02 हो रहे थे और हाइफा में मौजूद इजराइल नेवी हेडक्वार्टर्स के रेडियो रूम में एक आखिरी बीप सुनाई थी। INS डाकर का रूटीन ट्रांसमिशन। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, ट्रांसमिशन भी बिल्कुल परफेक्ट था। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगला मैसेज 6 घंटे बाद आना था, इसीलिए सभी हेडक्वार्टर्स में निश्चिंत हो गए। लेकिन सुबह 6 बजते ही हेडक्वार्टर्स में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ब्लैंक। 6:30 बज गए, 7 बज गए, इंतजार करते करते दोपहर हो गई और फिर शाम के 6 भी बज गए, मगर डाकर का कोई भी सिग्नल नहीं आया। रेडियो ऑपरेटर हेडफोन का वॉल्यूम मैक्स कर चुके थे। ऑफिसर्स एक दूसरे को खोखली निगाहों से देख रहे थे, पर समुद्र ने उस दिन एक अजीब सी चुप्पी धारण कर ली थी। जब रात होने तक भी डाकर की कोई भी खबर नहीं मिली, तब इजराइल ने इमरजेंसी अलर्ट्स भेजे। ग्लोबल एलाइज को कॉल लगाई गई। पूरा मेडिटेरेनियन एक जंग का मैदान दिखने लगा था। मिलिट्री में खौफ का माहौल था, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सबमरीन का ऐसे गायब हो जाना नॉर्मल बात नहीं होती। पूरी मेडिटेरेनियन सी बार बार सर्च की गई, पर एक टुकड़ा, एक स्क्रू, एक ऑयल पैच तक नहीं मिला। सबमरीन जैसे हवा में उड़ गई थी या शायद कहीं टेलीपोर्ट हो गई थी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई भी ख्याल अंधविश्वास माना जाता, मगर अगले ही दिन तारीख आई 27 जनवरी 1968। इजराइल समेत पूरा विश्व एक ही सबमरीन के ना मिलने से परेशान था कि तभी सुबह 10 बजे के आसपास खबर आई कि एक और सबमरीन रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है, उसी मेडिटेरेनियन सी में जहां डाकर गायब हुई थी। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी जंग के, बस पल भर में ही vanish. 50 years ago, this month, an Israeli submarine sank in the Mediterranean, killing all 69 sailors on board. The INS Dakar disaster was one of the worst in Israel's military history. It was the first submarine Israel purchased, and when it sank with its crew, it became the country's worst maritime disaster. और ये हादसा सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि अगले कुछ महीनों में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 सबमरीन्स यूं ही मिस्टीरियस तौर पे गायब हो गई थी। बिना किसी खराबी, बिना किसी जंग, बिना किसी बगावत और बिना किसी मेडे कॉल के। बस साइलेंस, एक डेड साइलेंस। और ये सब कुछ हुआ 1968 के उसी साल में। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? आखिर उस साल समुद्र में ऐसा क्या चल रहा था? ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत थी जो एक के बाद एक बड़ी बड़ी सबमरीन्स को अंधेरे में गायब करके ले जा रही थी? क्या कोई अंडर वाटर फिनोमिनन वर्ल्ड मैप से छुपा हुआ था, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी जिसपे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लो। तो 5 जून 1967 से 10 जून 1967 इजराइल के लिए उसके इतिहास के सबसे गौरवशाली दिन रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इन 6 दिनों में इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान को अकेले दम पर धूल चटा दी थी और जंग में हरा दिया था। इतिहास में उससे पहले और उसके बाद भी आज तक किसी भी देश या साम्राज्य ने कभी 6 दिन में 5 देशों को एक साथ अकेले जंग में नहीं हराया है। और जितना उन्हें इस जीत का गुमान था, उतना ही वो सावधान भी रहते थे, क्योंकि पता नहीं अगला वार कब कहां से आ जाए। इसीलिए 9 जनवरी 1968 के दिन इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ से INS डाकर नाम की सबमरीन इजराइल के हाइफा पोर्ट पे आने के लिए रवाना हो गई। इजरायली नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपने साथ 69 क्रू मेंबर्स को लेके। ऑफिशियल शेड्यूल के हिसाब से इंग्लैंड से मेडिटेरेनियन सी पार करके इजराइल पहुंचने में डाकर को 3 हफ्ते का समय लगने वाला था और 2 फरवरी को डाकर हाइफा पोर्ट पे पहुंचने वाली थी। मगर क्रू की कोऑर्डिनेशन और तेज वाटर करंट्स के चलते उन्होंने शेड्यूल से पहले 29 जनवरी को ही आने की परमिशन मांग ली। हर 24 घंटे में एक बार उसे अपनी लोकेशन हेडक्वार्टर भेजनी पड़ती थी और हर 6 घंटे में कंट्रोल टेलीग्राम उसकी करंट एक्टिविटी को लेके। 24 जनवरी को सुबह 6:10 पे सबमरीन ने अपनी लोकेशन ग्रीक आइलैंड क्रीट के नॉर्थ में रिपोर्ट की और 25 जनवरी की रात 12:02 पे सबमरीन ने अपना आखिरी मैसेज ट्रांसमिट किया, जिसके बाद वो कहीं गायब हो गई। इसकी टाइमिंग बहुत ही क्रूशल थी। जस्ट 6 महीने पहले ही 6 डे वॉर में हारने की वजह से अरब कंट्रीज
इजराइल से अपना बदला निकालने की सोच रहे थे। ऊपर से क्रीट से इजराइल आते वक्त ये सबमरीन इजिप्शियन वाटर्स के पास से भी गुजरने वाली थी। अक्टूबर 1967 में ही इजिप्शियन नेवी ने INS आइलात नाम के एक इजरायली वाटरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था। जनवरी में उस घटना को सिर्फ 3 महीने ही बीते थे और इजिप्ट ने ऐसा दोबारा तो नहीं कर दिया। इसी की आशंका में इजराइल ने अपने सभी ग्लोबल एलाइज को मदद के लिए कांटेक्ट किया और कुछ ही घंटों में ग्रीस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और टर्की के वेसल्स समुद्र में ढूंढने लगी, मगर उन्हें सबमरीन कुछ खास मिली नहीं। जहां एक तरफ पूरा मेडिटेरेनियन डाकर के लिए छाना जा रहा था, वहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर फ्रांस की पोर्ट सिटी टोलोन से एक स्टेल्थ डाफ्नी क्लास सबमरीन मिनर्वे 26-27 जनवरी की रात एक रूटीन एक्सरसाइज के लिए 52 सेलर्स के साथ रवाना हो गई। उसकी निगरानी के लिए उसके ऊपर एक ब्रिगेड अटलांटिक एयरक्राफ्ट चल रहा था, जिसे वो हर कुछ समय में सिग्नल्स, डिटेल्स और लोकेशन ट्रांसमिट करती थी। सुबह करीब 7:55 पे मिनर्वे ने अपनी लोकेशन बताई, गल्फ ऑफ लायन के नीचे टोलोन के बेस से करीब 46 किलोमीटर दूर। ना ही कोई गड़बड़ी रिपोर्ट करी गई और ना ही क्रू में किसी तरह की हलचल, और बस इसके बाद सन्नाटा पसर गया। घंटों खबर ना मिलने पर एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 20 बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, यहाँ तक कि डाइवर्स तक को समुद्र की गहराई में कुदाया गया, मगर मिनर्वे का कहीं पर भी कोई भी नामो निशान नहीं मिला, जैसे कि वो अचानक किसी पोर्टल के अंदर चली गई हो। मिनर्वे और डाकर दोनों की ही खोज मेडिटेरेनियन सी के अलग अलग छोर पे चल रही थी, बट एटलीस्ट ये कंफर्म हो चुका था कि डाकर के डूबने में इजिप्ट का कोई हाथ नहीं है। देखते ही देखते 6 हफ्ते बीत गए। मिनर्वे और डाकर की खोज कमजोर पड़ चुकी थी। तारीख थी 8 मार्च 1968, जब हवाई से करीब 1560 मील दूर रशियन सबमरीन K-129 कोल्ड वॉर के बीच चौकन्नी होकर पहरा दे रही थी कि तभी रात के करीब 10:10 पे पेट्रोपाव्लोव्स्क लोकल टाइम पे डीप ओशन के अंदर से 2 जबरदस्त धमाकों की आवाज आई। यूएस का साउंड सर्विलेंस सिस्टम एज नोन एज सोसस तुरंत स्पाइक हो गया। पैसिफिक के हाइड्रोफोन्स ने भी सेम एक्सप्लोजिव सिग्नेचर्स रिकॉर्ड किए और उन्हीं सेकंड्स में K-129 का सारा संपर्क हेडक्वार्टर से टूट गया, मानो वो एक पल में ही हवा में खो गई। अब इस सोसस सिग्नल को दिमाग में बिठाए रखिएगा, क्योंकि इसका राज आगे खुलेगा। पहली नजर में सबको लगा कि अमेरिका ने टॉर्पीडो से अटैक किया होगा। कोल्ड वॉर का समय था, डाउट होना स्वाभाविक सी बात थी और सोवियत डिफेंस एक्शन की तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उनके इंटरनल और ऑफिशियल सोर्सेस ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने यहां से एक गोली भी नहीं चलाई है। उल्टा उन्हें तो ऐसे किसी सबमरीन की भनक भी नहीं थी और शॉकिंगली रडार डेटा भी उनकी बात को सपोर्ट कर रहा था। किसी भी मिसाइल लॉन्च, टॉर्पीडो ट्रेल या अंडर वाटर वेपन सिग्नेचर का एक भी ट्रेस नहीं मिल पाया। इससे पहले कि कोई अमेरिका पे ज्यादा उंगलियां उठा पाता, 52 दिन बाद 22 मई को खबर आई कि अमेरिका की अपनी ही सबमरीन USS स्कॉर्पियन न्यूक्लियर वेपन्स के साथ समुद्र में अचानक गायब हो चुकी है। Tomorrow, that the Norfolk-based submarine USS Scorpion disappeared, taking all 99 crewmen with her. No conclusive official reason has ever been given. 4 महीने, 4 देश, 4 अलग अलग सबमरीन्स, 318 लापता लोग और क्लूज 0। इसी के साथ ये बन गई ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी नेवल मिस्ट्री। मगर क्या इसकी सच्चाई का पता लगा? आइए साथ में इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए फिगर आउट करते हैं। तो अगर हम मैप पे देखें तो INS डाकर के डिसअपीयरेंस लोकेशन क्रीट और इजराइल के बीच होनी चाहिए और यही है हमारा पहला क्लू। खोजकर्ताओं को भी यही लग रहा था, तभी उनका सर्च ऑपरेशन इसी डिस्टेंस के बीच रहता था। मगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच 970 किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र है। उसमें भी किसी अंडर वाटर सबमरीन को ढूंढना भूसे के ढेर में राई ढूंढने जैसा था। 6 मार्च 1968 के दिन क्रू को ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, मगर खोज अभी भी बरकरार रखी गई। धीमी ही सही करीब साल भर बीत गया और लोग उम्मीद हार चुके थे कि तभी फरवरी 1969 में एक मछुआरे को एक इमरजेंसी बॉय मिला। इमरजेंसी बॉय बेसिकली एक गुब्बारे की तरह होता है जो हर वाटरक्राफ्ट में दिया रहता है कि अगर किसी भी तरह मुसीबत हो तो उसको रिलीज कर दिया जाता है और उसके समुद्री सतह के ऊपर फ्लोट करने के कारण वाटरक्राफ्ट को ट्रेस करना काफी आसान होता है। अब चूंकि ये इमरजेंसी बॉय गाजा की कोस्ट के पास मिला था, इससे सर्च रेडियस काफी छोटा हो गया और सबमरीन के अवशेष कहीं इसी एरिया के बीच
होने चाहिए थे, जो है हमारा सेकंड क्लू। गाजा कोस्ट इस बार खोज को इजिप्ट के और ज्यादा पास ले गई। ऊपर से एक इजिप्शियन न्यूज़पेपर ने भी ये छाप दिया कि इजिप्ट ने किसी सीक्रेट ऑपरेशन में आईएनएस डाकर को मार गिराया है, मगर इजिप्ट की सरकार इसे अभी भी नहीं एडमिट कर रही थी। एक तरफ जहां इजिप्शियन मीडिया इसके पीछे अपने देश की वाहवाही कर रही थी, वहीं सरकार इसे लगातार नकार रही थी। अगर आप भी इजराइल की जगह होते तो भरोसा आखिर किस पे करते? वेल, देखते ही देखते साल 1970 आ गया। डाकर की मिस्ट्री तो अनसॉल्व्ड थी, मगर 4 मार्च को समुद्र में एक और सबमरीन गायब हो गई, S-644 यूरिडाइस। और इसने डाकर के लिए तो कुछ नहीं किया, मगर फ्रांस की मिनेर्वे के रहस्य को इनडायरेक्टली सॉल्व कर दिया। कैसे? वेल, इसका जवाब छिपा है सबमरीन की बिल्ड पे। अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि मिनेर्वे एक डैफ्नी क्लास सबमरीन थी और इसी क्लास की सबमरीन S-644 भी थी। जब ये डूबी तब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा लोकेशन से स्विच करके सबमरीन के डिजाइन पे फोकस किया गया कि खोट कहीं इसके अंदर ही नहीं है, और वो सही भी निकले। दरअसल सबमरीन्स अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि डीजल जनरेटर्स पावर जनरेट करने के साथ साथ कितना सारा धुआं, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड्स और ऐसी जहरीली गैसेस के रूप में रिलीज करते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है। इसीलिए सबमरीन के ऊपर इस तरह का एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना होता था, जिसे स्नॉर्केल कहा जाता था। जब भी सबमरीन को जनरेटर चला के बैटरी चार्ज करनी होती थी, उसे सरफेस लेवल पे आके उसके स्नॉर्केल को वाटर सरफेस से ऊपर निकाल के गैसेस रिलीज की जाती थी, ताकि बैटरी भी चार्ज हो जाए और अंदर हार्मफुल गैसेस भी ना रहे। अब इन स्नॉर्केल्स में एक सील भी मौजूद रहती थी, जो ये इंश्योर करती है कि नीचे जाने पे बाहर का पानी अंदर ना जाए। तो इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि डैफ्नी क्लास सबमरीन्स में इसी स्नॉर्केल के पास की सील काफी कमजोर थी, जो खराब मौसम के दौरान हवा के साथ साथ समुद्र के पानी को भी सबमरीन के अंदर ले आती थी। अब चूंकि ये स्नॉर्केल नीचे सीधा इंजन रूम में खुलता था, इसी वजह से लीक्ड होते ही पानी ने अंदर आके सीधा इंजन रूम को ही भर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स शॉर्ट सर्किट कर दिए और जब तक क्रू कुछ समझ पाता, मैक्सिमम सिस्टम फेल हो चुका था और सबमरीन डूब रही थी। सबमरीन के कैप्टन ने फोन उठा के SOS भेजने की कोशिश करी, मगर सब कुछ बंद हो चुका था और पानी भरने के साथ साथ सिस्टम फेलियर के कारण सबमरीन लगातार और ज्यादा गहराई में डूबता चला गया। और 3 से 4 मिनट के अंदर ही सबमरीन ने क्रस्ट डेप्थ को क्रॉस कर लिया, और इससे पहले कि उनमें से किसी भी सबमरीन में पानी में डूबने से मौत हो पाती, उन सभी की बॉडी दर्द महसूस करने से भी कम समय में अंदर से ही इम्प्लोड कर गई और इन दोनों ही सबमरीन के चीथड़े उड़ गए। अगस्त 1968 में अमेरिका ने USS हैलीबर्ट को सॉसूस में सुनाई दिए एक्सप्लोजन्स को रिट्रेस करने के लिए भेजा, और ये कोई आम सबमरीन नहीं थी, क्योंकि इसका सोनार डिवाइस और कैमरा उस वक्त की सभी सबमरीन्स में बेस्ट था। तो अगस्त भर हैलीबर्ट ने ओशन फ्लोर की टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस खींची, जिन्हें खंगालने में कई दिन बीत गए, मगर अंततः अमेरिकन्स को वो मिल ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। 16,500 फीट की गहराई में पड़ा K-129 का मलबा, जो अब 2 हिस्सों में बढ़ गया था। मलबे के दोनों बड़े हिस्से ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन में थे, मतलब उसमें बाहर से ना तो टकराव हुआ था, ना ही किसी प्रकार का हमला। मगर एक चीज जो खटकने वाली थी वो था K-129 का मिसाइल सिस्टम। K-129 के एक मिसाइल टर्रेट में कुल 3 मिसाइल्स फिट थी, और ये तीनों ही न्यूक्लियर मिसाइल्स थी। अगर K-129 गहराई में जाके सिर्फ इम्प्लोड हुई होती तो वो तीनों मिसाइल्स वहीं की वहीं रहती, मगर उनमें से एक मिसाइल गायब थी और एक के आसपास के इलाके के चीथड़े उड़ चुके थे, मानो वो अंदर ही फट पड़ी हो, जो केवल तभी पॉसिबल था अगर कोई फिजिकली उसको सैबोटाज करे। मगर कोई भी ऐसा आखिर करेगा क्यों? आखिर K-129 के आखिरी लम्हों में अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसे बयां करने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा? क्या ये किसी गद्दार की साजिश थी या किसी पैरानॉर्मल एनर्जी का खौफनाक इशारा? तो अक्टूबर 1986 में एक सोवियत सबमरीन K-219 पहरा दे रही थी कि तभी उसके मिसाइल ट्यूब के अंदर ढेर सारा सी वाटर लीक करने लगा, और सी वाटर के साथ मिसाइल फ्यूल के मिलने पे एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसने मिसाइल में धमाका कर दिया, और देखते ही देखते सबमरीन डूब गई और कईयों की जान चली गई। K-219 disaster happened off the coast of Bermuda in 1986.
साल 1968 में डूबी K-129 में जो मिसाइल थी वो R-21 कैटेगरी की मिसाइल थी और उनकी एक कमी रिसर्चर्स ने बहुत बाद में नोटिस की कि उससे प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर लीक होते थे जो अगर आपस में रिएक्ट कर जाए तो पल भर में भीषण आग को जन्म दे देते थे। 1986 में K-219 का मलबा और उसका डैमेज काफी हद तक K-129 के मलबे से मेल खा रहा था, जिसका मतलब उस दिन K-129 के साथ भी ठीक यही हुआ था। टरेट के किसी R-21 न्यूक्लियर मिसाइल से अचानक प्रोपेलेंट लीक करने लगा, जिसकी जब ऑक्सीडाइजर के साथ रिएक्शन हुई तो उसने पूरे ट्यूब में आग लगा दिया। जब तक सिस्टम ने एरर डिटेक्ट करके अलार्म रेज किया, आग ऑलरेडी मिसाइल को गर्म करके ब्लास्ट टेम्परेचर तक हीट कर चुकी थी। कैप्टन को परमिशन के लिए बुलाया जा रहा था क्योंकि यूं ही न्यूक्लियर मिसाइल अगर गलती से भी किसी दुश्मन क्राफ्ट को लग जाती तो अगले विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी और सबमरीन पे आखिरी और इकलौता फैसला सिर्फ कैप्टन ही लेता है। मगर इससे पहले कि कैप्टन मिसाइल फायरिंग डेक तक पहुंच भी पाते, आग ने मिसाइल को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था और बूम, एक जोरदार धमाके के बाद महासागर का पूरा पानी सबमरीन के अंदर घुस गया, जिससे उसका भार इतना बढ़ गया कि वो नीचे डूबने लगी और कुछ ही सेकंड्स बाद कैपेसिटी से ज्यादा डेप्थ पे एक्सट्रीम प्रेशर के चलते इम्प्लोड करके 2 टुकड़ों में बट गई। रही बात अमेरिका की यूएसएस स्कॉर्पियन की, तो उसके गायब होने से पहले ही सोर्सेस पे धमाके की आवाज कैप्चर हुई थी, जिसका पीछा किया गया तो स्कॉर्पियन के भी अवशेष पाए गए, जिसका मेन बैटरी सेक्शन पे सबसे ज्यादा डैमेज दिख रहा था। और तब ये पता चला कि उस दिन हुआ क्या था। 22 मई की उस सुबह कैप्टन ने बैटरी चार्जिंग के लिए यूएसएस स्कॉर्पियन को सरफेस लेवल पे पहुंचाया और आराम से स्नॉर्कल और जनरेटर खोल दिया ताकि बैटरी चार्ज होती रहे और टॉक्सिक धुआं बाहर निकलता रहे। उस वक्त सबमरीन में बहुत खुशनुमा माहौल था क्योंकि वो सभी 27 मई को मेमोरियल डे के मौके पे अपने घर जाने वाले थे, अपने परिवार से मिलने वाले थे। जॉन सबको रो रो के बता रहा था कि वो जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को देखेगा, तो वहीं एक सिपाही अपने बूढ़ी माँ के इलाज के लिए खुश था। कुछ सैनिक तो साल भर बाद अपनों का चेहरा देखने वाले थे और सबकी आंखें नम थी। वो 5 दिन 5 साल जितने लंबे लग रहे थे कि तभी इंजन रूम से एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। होता क्या है कि वाटर टाइट ढक्कन बंद करने पे कई बार काफी सारी हाइड्रोजन उसी इंजन रूम में फंस जाती है और ये कॉमन था। हालांकि उस दिन किसी वजह से इंजन रूम में रखी किसी बैटरी से बस हल्की सी चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने वहां मौजूद भभकती हाइड्रोजन का सहारा लेकर भीषण धमाके का रूप ले लिया और इंजन रूम के ऊपर एक बड़ा सा छेद कर दिया। उसके बाद वही हुआ जो बाकी सभी सबमरीन के साथ हुआ था। पानी भरने से सबमरीन डूबती चली गई और हद से ज्यादा गहराई में पहुंचने पे 2 हिस्सों में टूट गई और अपने साथ 99 शहीदों को डुबा गई और ना जाने कितने औरतों को विधवा बना गई। The USS Scorpion was one of only 2 nuclear submarines ever lost by the US Navy. हमने 3 सबमरीन्स का पूरा रहस्य सुलझा दिया, मगर जिससे इस सब की शुरुआत हुई थी INS डकार, उससे हम अभी भी अनजान थे। इस घटना के करीब 31 साल बाद इजराइल और यूएस ने 28 मई 1999 के दिन INS डकार का मलबा क्रीट और साइप्रस के बीच 9,800 फीट की गहराई में खोज निकाला और उसके अगले साल सन 2000 में उसके बड़े हिस्से को समुद्र के बाहर निकाला गया, हाइफा के एक म्यूजियम में भी रखवा दिया गया। मगर उसके डूबने का कारण अभी भी सबसे अनजान था। ऐसे में आपके हिसाब से इसके पीछे कोई इजिप्शियन हमला था, कोई मैकेनिकल फेलियर था या फिर कोई रहस्यमयी ताकत? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपकी थियरीज क्या कहती है। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है स्ट्रेंजर थिंग्स के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसको कहा जाता था द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। पर आखिर इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हुआ था? क्या वाकई में स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कहानी इसी प्रोजेक्ट से ली गई है? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।